अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर गुल रहमान अलमी और आज का हमारा टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ एयर एंड हेयरिंग प्रोसेस या हेयरिंग मैकेनिज़्म है, जिसमें हम आपको एयर की फिजियोलॉजी बताएंगे कि एयर में कौन कौन से एनाटॉमिकल पार्ट्स एयर के इन्वॉल्व होते हैं और हेयरिंग प्रोसेस में कौन कौन से एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ एयर इन्वॉल्व होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। एयर के बेसिकली दो मेजर मैकेनिज़म्स हैं, जिसमें एक हेड बैलेंसिंग है एंड इक्विलिब्रियम है, सेकंड हमारे पास हियरिंग है। तो हियरिंग के प्रोसेस को हम लोग डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे एनिमेशंस के साथ, ताकि इजीली आप लोग समझ सकें इस प्रोसेस को। तो इसमें हम सबसे पहले जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एयर हैं या डिफरेंट रीजन्स ऑफ एयर हैं वो हम आपको बताएंगे कि एयर के कौन कौन से पार्ट्स या कौन कौन से रीजन्स हैं, उनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस क्या हैं, और फिर जो हेयरिंग का प्रोसेस है या मैकेनिज़्म है उनकी जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स या स्टेप्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ताकि उनके जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हों आप लोगों के। तो सबसे पहले हम ऑनवर्ड मूव करने से पहले हम ये देखते हैं कि एयर की एनाटॉमी क्या है, मतलब एयर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके नाम क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले अगर हम लोग आउटर एयर की बात करें तो इसके दो बेसिक पार्ट्स हैं आउटर एयर को, जो कि ब्राउन टाइप कलर की आप लोगों को नज़र आ रही है। इसके दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास पीना है इसका पार्ट, जो कि बेसिकली जो डिफरेंट साउंड वेव्स होते हैं इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं उन साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं पीना। सेकंड इसमें हमारे पास ऑडिटरी कनाल आ जाता है या एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, जो उन साउंड वेव्स को जो पीना ने कलेक्ट किए होंगे उनको डायरेक्ट करेंगे टुवर्ड्स द मिडल एयर या टुवर्ड्स द एयर ड्रम या टुवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेसिकली मिडल एयर का फिर पार्ट है, जो कि यहाँ पे पिंक इन कलर शो हुआ है। यहाँ पे जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये पिंक जो है ये मिडल एयर हैं, जहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो वहीं से वो स्टार्ट होते हैं। और फिर फर्दर ये होगा कि जो मिडल एयर हैं इसमें डिफरेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह स्टेप्स हैं या इनकस हैं या मेलियस डिफरेंट बॉन्ड्स है, और इन तीनों को कंबाइनली हम लोग ऑसिकल्स कहते हैं। और ये बॉन्ड्स वाइब्रेट करते हैं, जो साउंड वेव्स पीना ने कलेक्ट किए होंगे पीना के बाद फिर एक्सटर्नल जो ऑडिटरी कैनाल है उसके थ्रू वो एयर ड्रम पे जाके स्ट्राइक करेंगे, एयर ड्रम वाइब्रेट करेगा और उसके बाद जो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं या जो स्मॉल बॉन्ड्स हैं जिनको कंबाइनली हम लोग ऑसिकल्स कहते हैं वो वाइब्रेशन शो करते हैं और वो साउंड वेव्स वाइब्रेशन के फॉर्म में ऑनवर्ड मूव करते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास इसमें जो एक यूस्टेचियन ट्यूब भी प्रेजेंट होते हैं, जो मिडल एयर को फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और उसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि वो जो एयर का इंटरनल प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ या एनवायरमेंटल प्रेशर के साथ बरकरार रखते हैं, उनको उनके साथ नॉर्मल लेवल पे ले आते हैं। और फर्दर उसके बाद जो इनर एयर है ब्लू टाइप, जो ब्लू कलर का जो शो हो रहा है वो बेसिकली इनर एयर है, जिसमें दो बेसिक पार्ट्स हैं इनर एयर के। एक इसका पार्ट कोक्लिया है, दूसरे इसका पार्ट वेस्टिब्यूल्स हैं। कोक्लिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कोल्टाई रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बेसिलर मेम्ब्रेन जो है या जो बेसिलर मेम्ब्रेन है बेसिकली जो ब्लैक तरह का कलर का यहाँ पे आप लोगों को शो आ रहा है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, जिसके बेस पे जो है वो ऑर्गन ऑफ कोल्टाई रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये रिसेप्टर्स बेसिकली जो हियरिंग के प्रोसेस हैं उसके स्टिमुलस को या हेयरिंग की स्टिमुलस को इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के फॉर्म में ये रिसेप्टर्स कन्वर्ट करते हैं। इस इमेज से या इस वीडियोलॉजिकल ग्राफ से या इमेज से आप लोगों को ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। जो फर्स्ट था वो आउटर एक्सटर्नल एयर था, उसके बाद मिडल एयर हैं जिसके ये पार्ट्स है, और फिर इनर एयर हैं जिसमें जो हमारे पास कोक्लिया है वेस्टिब्यूल ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये ओवरऑल ब्रेन की एनाटॉमी है, जिसमें ये बेसिक थ्री पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल एयर जिसके दो पार्ट्स हैं, पीना है और फिर हमारे पास ऑडिटरी कनाल है। फिर हमारे पास मिडल एयर आ जाता है, मिडल एयर में बॉन्स होते हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। फिर उसके बाद हमारे पास इनर एयर आ जाते हैं, इनर एयर में हमारे पास कोक्लिया और वेस्टिब्यूल्स हैं, और उसके बाद जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है वो ब्रेन की तरफ जाते हैं। तो ये थी ओवरऑल जो एयर है ये उसकी एनाटॉमी है कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स एयर के होते हैं। अब इन हर पार्ट का अपना अपना रोल होता है या अपने अपने फंक्शंस होते हैं। जो ओवरऑल अगर हम लोग
जो ओवरऑल अगर हम लोग इसकी बात करें एयर की फंक्शंस की, तो इसके दो बेसिक फंक्शंस हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बताया। एक हियरिंग है, दूसरा बैलेंसिंग है। इसमें जो हियरिंग का प्रोसेस है उसमें तीनों पार्ट्स ऑफ एयर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो आउटर एयर हो, चाहे वो इनर एयर हो, चाहे वो मिडल एयर हो। तीनों पार्ट्स जो हैं वो हेयरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। बल्कि जो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग में सिर्फ और सिर्फ जो इनर एयर हैं, कि यहाँ पर जो ब्राउन कलर का शो हुआ है, ये पार्ट या इनर एयर पार्ट जो है जिसके अंदर कॉन्क्लिया और वेस्टिब्यूल्स होते हैं, इनर एयर जो है वो बैलेंसिंग में सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं, या हेड की बैलेंसिंग में सिर्फ और सिर्फ इनर एयर इन्वॉल्व होता है। स्टार्टिंग विद द आउटर एयर बेसिकली इसमें एक तो आउटर एयर में हम लोगों ने कहा था कि इसमें एक तो पीना प्रेजेंट होता है, दूसरा इसकी जो अगर हम लोग एनाटॉमी इसकी देख ले तो यहाँ पर पीना प्रेजेंट है, दूसरे इसके अंदर एयर कनाल प्रेजेंट होते हैं, और वो पीना जो है वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं। एयर कनाल या ऑडिटरी कनाल जो है वो उन साउंड वेव्स को कैरी करेंगे टुवर्ड्स द एयर ड्रम से ऑनवर्ड फिर मिडल एयर जो है वो फिर वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, या मिडल एयर वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखें तो जो आउटर एयर है इसके अंदर जो एयर कनाल है, इसके लिए यहाँ पे जो एयर कनाल है इसके अंदर वैक्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और वो वैक्स क्या करते हैं, वो वैक्स जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स को के से जो एयर ड्रम या मेम्ब्रेन जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उनको प्रोटेक्ट करते हैं एयर वैक्स। दूसरा जितने भी जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको भी प्रिवेंट करते हैं कि वो एयर से इंटर ना हो, या वो एयर ड्रम को जो है वो डैमेज ना कर सकें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एयर वैक्स का बेसिकली। फिर हमारे पास एयर ड्रम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके साथ जो भी जो साउंड वेव्स होते हैं वो एयर ड्रम के साथ स्टक कर जाते हैं, जिससे एयर ड्रम वाइब्रेट करते हैं और ऑनवर्ड जो साउंड वेव्स हैं होते हैं वो वाइब्रेटरी की वेव्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो एयर ड्रम है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, या जिसको हम लोग आम अल्फाज में कान का पर्दा कहते हैं, ये एक सेपरेशन लेयर है या मेम्ब्रेन है बिटवीन दी आउटर एयर एंड दी इनर एयर। और इसका अगर हम लोग फंक्शन देख ले तो बेसिक फंक्शन इसका ये है कि पीना के थ्रू जो साउंड वेव्स है वो कलेक्ट होंगे, और उनके बाद फिर ये होगा कि जो ऑडिटरी कनाल है उसके थ्रू साउंड वेव्स फर्दर ऑनवर्ड इनर ऑफ द एयर या इनसाइड ऑफ द एयर की तरफ मूव करेंगे, इनसाइड ऑफ द एयर की तरफ फर्दर वो मूव करेंगे, या फिर मिडल एयर की तरफ मूव करेंगे। तो एयर ड्रम का बेसिक जो फंक्शन है वो यही है कि साउंड वेव्स को कलेक्ट करना और उनको मूव करना टुवर्ड्स द मिडल एयर या टुवर्ड्स द इनर एयर। फर्दर जो मिडल एयर हैं इनकी अगर हम बात करें तो इसमें तीन बेसिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग विद द हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, ये तीन बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसमें एक एयर ड्रम या जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और इन तीनों बॉन्ड्स को कलेक्टिवली हम लोग ऑसिकल्स कहते हैं। ये जो तीन बॉन्ड्स है जो एयर के मिडल एयर में प्रेजेंट होते हैं, इन तीनों को कंबाइनली हम लोग ऑसिकल्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं कि बेसिकली जो साउंड वेव्स हैं उनको वाइब्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके या वाइब्रेशन के फॉर्म में उनको कन्वर्ट करते हैं मिडल एयर। यहाँ पे जिस तरह काफ़ी क्लियर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स आते हैं यहाँ पे ऑडिटरी कनाल के थ्रू साउंड वेव्स ऑनवर्ड मूव करेंगे, तो वो जो एयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उनके साथ वो स्टक करेंगे, जिससे ऑनवर्ड जो उसके साथ बॉन्ड्स कनेक्टेड हैं, तीन या जो ऑसिकल बॉन्ड्स इसके साथ कनेक्टेड हैं, वो बॉन्ड्स भी फिर वाइब्रेशन शो करेंगे, जिससे जो साउंड वेव्स थे वो वाइब्रेटरी वेव्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही मेन फंक्शन भी है मिडल एयर का। यहाँ पे जिस तरह एक्सप्लेन भी हुआ है, यहाँ पे लिखा भी है कि साउंड वेव्स जो है वो स्टक कर जाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, जिससे वो वाइब्रेट करेंगे और फर्दर जो ऑसिकल बॉन्ड्स है वो भी वाइब्रेट करेंगे, जिससे जो साउंड वेव्स हैं वो वाइब्रेटरी वेव्स में कन्वर्ट होंगे, और फर्दर वो वाइब्रेटरी वेव्स ही फिर इनसाइड इनर एयर की तरफ मूव करेंगे, और वहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे कोक्लिया, और वो कोक्लिया के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो फिर आगे मैसेज ब्रेन तक कैरी आउट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मिडल एयर होते हैं इसके साथ एक ट्यूब भी कनेक्ट हुआ होता है, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक स्टेशियन ट्यूब या स्टेशियन ट्यूब इसका नाम है। और ये बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे है, ये जो मिडल एयर है वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है और फेरिंग्स पे एंड होता है, मतलब फेरिंग्स और मिडल एयर के दरमियान ये प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों को कनेक्ट किया होता है। और इसमें
ये इसका मेन बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है कि जो आउटर एक्सटर्नल प्रेशर है, मतलब इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है, और जो एयर का इंटरनल प्रेशर है, इन दोनों को बरकरार रखना, इन दोनों को सेम रखना। अगर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो उससे ये होगा कि कान जो है वो आपको ऐसे फील होंगे जैसे कान बंद हो रहे हो, या जैसे कान बंद हो आपके। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मसला आ रहा होता है, हमें ये मसला आता है कि हमारे कान जो है वो बंद हो जाते हैं, हमें शायद सुनने में भी मसला हो। अगर सुनने में मसला ना भी हो तो हमें एक इरिटेबिलिटी सी जो है वो फील होती है, और सुनने में ज़ाहिर सी बात है मसला होता है इसकी वजह से। और अब वो क्यों है, क्योंकि जब आप हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज है, और आपके एयर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई और है, तो एयर को फिर टाइम लगता है, बेसिकली 1 दिन या 2 दिन या उससे कम या ज़्यादा टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी इंडिविजुअल पर्सन, कि वो एयर जो है वो उन वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ अपना प्रेशर जो है वो बरकरार करें। और वो बरकरार किस तरह से करेंगे, वो स्टेशन ट्यूब के थ्रू बरकरार करेंगे, कि वो एयर इनटेक करेंगे या एयर को जो है वो एग्जिट करवाएंगे, जिससे अपना प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल प्रेशर के साथ बरकरार रखेंगे। तो ये स्टेशियन ट्यूब हैं जो मिडल एयर के साथ कनेक्ट हैं, और इसका बेसिक फंक्शन जो है वो फेरिंग्स और मिडल एयर के दरमियान ये कनेक्ट हुआ होता है। और बेसिक फंक्शन इसका ये है कि इक्विलिब्रियम डेवलप करना बिटवीन द प्रेशर इनसाइड द मिडल एयर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है और जो मिडल एयर का प्रेशर है, इन दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम डेवलप करना। फर्दर हमारे पास फिर इनर एयर स्टार्ट हो जाते हैं। इनर एयर में बेसिकली दो इसके बेसिक पार्ट्स हैं, एक वेस्टिब्यूल और एक कोकलिया है, लेकिन यहाँ पे सेमी सर्कुलर कनाल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग इसको तीन एरियाज़ में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे जो पहला एरिया है वो इसमें हमारे पास कोकलिया या फिर जो कोकलिया आ जाता है, जिसमें बेसिकली ये होता है कि कोकलिया जो है वो हेयरिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। आप कोई भी चीज़ अगर सुनते हैं तो उसके रिसेप्टर्स कोकलिया पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड फिर हमारे पास वेस्टिब्यूल या सेमी सर्कुलर कनाल्स आ जाते हैं, जो कि हेड पोजिशनिंग या इक्विलिब्रियम वगैरह में उनको वो रोल प्ले करते हैं। और वो क्या करते हैं कि जो वहाँ पे बेसिकली डिफरेंट सेरोटोनिन और इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर के, सेरोटोनिन खासकर उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो हेड की डिसबैलेंसिंग है, बेशक हमें फील ना भी हो कि हेड डिसबैलेंस हुआ है, लेकिन वो रिसेप्टर्स जो हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से वो जज कर लेते हैं जब भी कोई इस तरह का मतलब इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हो या बैलेंस अगर डिस्टर्ब हो, तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो सेरोटोनिन 5-HT के जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे ऑनवर्ड ब्रेन की तरफ फिर मैसेज मूव करते हैं। और कोकलिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कोल्टाई रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और वो हेयरिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, जो इनर एयर हैं जो कि बेसिकली हेयरिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इसमें दो चीज़ें यहाँ पर ज़रूर प्रेजेंट होंगी। एक तो यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, दूसरा यहाँ पे हेयर लाइक सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या करेंगे, जिस तरह शायद जो एक्शन पोटेंशियल था उस हमारे उस लेक्चर में भी हम लोगों ने जिक्र किया था, आप लोग उसको देख भी सकते हैं, एक्शन पोटेंशियल वाले चैनल को, हमारे एक्शन पोटेंशियल वाले लेक्चर को हमारे चैनल पे देख भी सकते हैं। तो जो है रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली किसी भी स्टिमुलस को इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के फॉर्म में चेंज करना, ये रिसेप्टर का काम है जी। और दूसरा यहाँ पर हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं कोकलिया के अंदर। ये हेयर सेल्स क्या करते हैं कि ये जो कोकलियर नर्व्स हैं इनकी बेस पे या रिसेप्टर्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, और ये बेसिकली जो वॉल्यूम है या जो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड है उनको बॉडी को तक वो बताते हैं, बॉडी को या ब्रेन को ये बताते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड कितना था। रिसेप्टर्स तो आपको ये बता देंगे कि साउंड कौन सा आया है या क्या आया, जिससे आप ब्रेन जो है वो बताते हैं कि मैंने क्या सुना है, ब्रेन आपको ये बता देता है। लेकिन ब्रेन को जो बताने वाला है कि मैंने कितने वॉल्यूम में सुना है, इसकी ऊंचाई कितनी थी, एम्पलीट्यूड कितना था, वॉल्यूम कितना था, वो हेयर सेल्स हैं जो कि उनको वॉल्यूम बताते हैं। बेसिकली इसका प्रोसीजर या इसका प्रोसेस जो है वो बेसिकली मैं शॉर्ट से यहाँ पे बता दूँ कि ये बेंड करते हैं, जितना ज़्यादा ये बेंड करते हैं उतना ही लाउड वॉइस जो है वो ज़्यादा लाउडर होता है, वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होता है। तो हेयर सेल्स बेसिकली जो वॉल्यूम है ऑफ साउंड है या एम्पलीट्यूड वो आपको बताते हैं। और ये बेसिलर जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, और ऑनवर्ड पर ये जब ये एक्टिवेट होंगे तो ये ऑडिटरी जो नर्व है वो फिर उस नर्व के थ्रू फिर मैसेज जो है वो टेम्पोरल लोब तक, जो कि सेरेब्रम की जो टेम्पोरल लोब है वहाँ तक मैसेज कैरी करेंगे,
और फिर वहाँ से वो फर्दर मेमोरी के पास इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जाएगा, और थिंकिंग के पास और डिफरेंट और जो ब्रेन के सेंटर्स है वहाँ पर फिर मैसेज जा सकते हैं, और वो फिर आपको एक रिस्पांस दे देते हैं कि आप उस आवाज़ को पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं, या किस तरह से हैं, या आप उस पर एक रिएक्शन जो है वो शो कर लेते हैं। ईयरिंग की जिस तरह हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि इसके दो बेसिक फंक्शन है। सबसे पहले फंक्शन, सेंसरी फंक्शन इसकी हियरिंग है। दूसरा इसका फंक्शन जो है वो हेड बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम है। ये दो बेसिक फंक्शन है। तो आज के लेक्चर में हम लोग हेयरिंग जो फंक्शन है उसको हम लोग उसकी जो मैकेनिज़्म है कि हेयरिंग किस तरह से ये करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जो इसको हम लोग ऑडिटरी फंक्शन ऑफ द एयर या ऑडिटरी सिस्टम भी हम लोग इसको कहते हैं, जिसमें डिफरेंट जो साउंड वेव्स हैं, जिस तरह यहाँ पे जीआईएफ इमेज में भी आप लोग नज़र आ रहा होगा कि साउंड वेव्स जो हैं वो पिनिया के थ्रू कलेक्ट होते हैं और वो फिर ऑडिटरी कनाल के ज़रिए से इनसाइड द एयर की तरफ वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जो हेयरिंग का मैकेनिज़्म है एयर्स का, इसको हम लोग 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स हैं, मतलब मैकेनिकल वेव्स को कैरी करना। दूसरा स्टेप हमारे पास है ट्रांसडक्शन या चेंज ऑफ मैकेनिकल वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल वेव्स या इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस या इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, या आसान अल्फाज में इलेक्ट्रिकल वेव्स। जो मैकेनिकल वेव्स थे उनको ट्रांसफॉर्म करना या चेंज करना इलेक्ट्रिकल वेव्स के फॉर्म में। पहला स्टेप के जो ट्रांसडक्शन ऑफ मैकेनिकल वेव्स, जिसमें दो तरह के वेव्स है, एक वाइब्रेटरी वेव्स और एक साउंड वेव्स, उन दोनों को कैरी करना। दूसरा स्टेप उन वाइब्रेटरी वेव्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो जाहिर सी बात इसमें रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होंगे, रिसेप्टर के ज़रिए से होंगे। फिर वही मैसेज को, उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को या उस इलेक्ट्रिकल वेव को फिर आगे ब्रेन तक कैरी करना, ब्रेन तक लेके जाना, जो कि ऑडिटरी नर्व जो हैं, वेस्टिबुलोकॉक्लियर जो क्रेनियल नर्व है, जो कि हम लोगों ने क्रेनियल नर्व के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है वो फिर ऑनवर्ड ब्रेन तक मैसेज लेके जाएंगे इसका। तो 3 स्टेप्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि साउंड वेव्स जब आते हैं तो वो साउंड वेव्स इंटरनल एक्सटर्नल एयर के थ्रू वो और ऑडिटरी कनाल के थ्रू वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे स्टक करेंगे, सही है, जिसके बाद वो जो साउंड वेव्स थे वो वाइब्रेटरी वेव्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये हमारे पास स्टेप 1 है कि ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स, जिसमें दो तरह के वेव्स, एक साउंड वेव्स और बाद में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ऑसिकल्स के ज़रिए से वो साउंड वेव्स वाइब्रेटरी वेव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंड फिर हमारे पास है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस का बनना या ट्रांसडक्शन ऑफ मैकेनिकल वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जिसमें यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कोल्टाई रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, और वो ऑर्गन ऑफ कोल्टाई जो रिसेप्टर्स होंगे वो इस जो स्टिमुलस होगा या वाइब्रेटिव वेव्स होंगे उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर थर्ड स्टेप हमारे पास ये है कि ब्रेन तक कैरी करना या ब्रेन तक लेके जाना उस मैसेज को या उस न्यूरॉन या उस इम्पल्सेस को। ये वही जो जीआईएफ इमेज थे कि डिफरेंट पार्ट्स थे, उनको ही डिफरेंट स्टेप्स हैं, उनकी थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है कि साउंड वेव्स जो हैं वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ स्टक कर जाएंगे और ऑडिटरी कनाल के थ्रू जब आएंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ स्टक करेंगे, जिससे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेशन शो करेगा और ऑसिकल जो बॉन्स हैं 3 वो भी वाइब्रेशन शो करेंगे। जब वो वाइब्रेशन शो करेंगे उससे ये होगा कि जो मैसेज है वो वाइब्रेशन के फॉर्म में या वाइब्रेटिव वेव्स के फॉर्म में इनर चैम्बर ऑफ द एयर या इनर एयर चैम्बर तक जो है वो मैसेज पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर ये होगा कि इनर साइड ऑफ चैम्बर ऑफ द एयर जो है वहाँ पर ऑर्गन ऑफ कोल्टाई रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, जो कि बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कोल्टाई रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, और वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो जो मैकेनिकल वेव्स थे उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। और वहाँ पर हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, जिसको हम लोग सिलिया भी कहते हैं, हेयर सेल्स या सिलिया। और वो सिलिया जो है वो एम्पलीट्यूड बताएंगे। वो सिलिया क्या करेंगे कि जब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब डेवलप होंगे तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जितना ज़्यादा डेवलप हुआ होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा, उतने ही जो हेयर सेल्स है वो ज़्यादा बैंड हो जाएंगे। और जितने ज़्यादा हेयर सेल्स बैंड होंगे इसका मतलब जो वॉल्यूम था, जो एम्पलीट्यूड था वॉइस का, वो उतना ही ज़्यादा है। रिसेप्टर्स ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाए मैकेनिक वाइब्रेटरी वेव से या मैकेनिकल वेव से,
फिर उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से फिर हेयर सेल्स बेंड हो जाएंगे। अब ये हेयर सेल्स अगर ज़्यादा बेंड होंगे तो मतलब जो वॉइस का पिच था वो ज़्यादा था, वॉल्यूम ज़्यादा था। अगर वो कम बेंड होंगे तो वॉइस का वॉल्यूम जो है वो कम है। और यही वो रीज़न है कि अक्सर जो ओल्ड एज जब होती हैं तो उससे ये जो सिलिया या हेयर सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं एज के साथ, जिससे ये होता है कि वो उनको उन चीज़ सुनाई देते हैं और जो लो वॉइस है वो सुनाई नहीं देता उनको, क्योंकि उनके अक्सर जो हेयर सेल्स या सिलिया हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये एक ऑर्गन ऑफ कोटा है। हम लोग इमेज के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जो ब्लैक प्रोजेक्शंस ये बेसिकली हेयर सेल्स हैं जो कि टेम्परेचर के जो कि ऑर्गन ऑफ कोल्टा रिसेप्टर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अगर हम देखें तो ये इस तरह से बेंड होते हैं बेसिकली जब रिएक्टिवेट होते हैं, तो जो ऑर्गन ऑफ कोल्टा रिसेप्टर्स हैं ये जो हेयर सेल्स है वो बेंड हो जाते हैं यहाँ पे इस तरह से। और जितने ज़्यादा ये बेंड होंगे उतने ही वॉइस जो है या पिच जो है वो उतने ही ज़्यादा हैं। जिस तरह आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो म्यूज़िकल मशीन्स होते हैं या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको उनके भी जो रबर वायर्स वगैरह या बैक्सीज उनको हमें टाइट करने पड़ते हैं, उनको सख्त करने पड़ते हैं, जिससे वो ज़्यादा क्लियर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी बेसिकली उसी तरह का ही कंसेप्ट है इसका। और उसके बाद एट द एंड पे फिर ये होगा कि जो मैसेज इलेक्ट्रिकल वेव्स जो प्रोड्यूस होंगे वो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के थ्रू वो फिर मिडुला ओब्लोंगेटा और फिर थैलेमस और फिर जो आर्टरीज कॉर्टेक्स हैं या फिर जो कॉर्टेक्स के अंदर जो टेम्पोरल लोब में जो कॉर्टेक्स का जो आर्टरी का सेंटर है वहाँ पर फिर ये मैसेज पहुँच जाएगा। और इसके बाद वो फिर आपको रिस्पॉन्स देंगे कि आपने क्या सुना है या क्या नहीं सुना। तो 3 बेसिक स्टेप्स हैं इसके बेसिकली। यहाँ पर भी आप उन तीनों स्टेप्स को हम लोग रिवाइज कर सकते हैं इसके थ्रू कि जब मैसेज आएगा साउंड वेव्स कलेक्ट होंगे, जिससे जो ऑसिकल्स होंगे वो ऑसिकल्स या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो वाइब्रेट कर जाएंगे, साउंड वेव्स वाइब्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और फर्दर वो वाइब्रेशंस जो इनर एयर में जाएंगे तो वो ऑर्गन ऑफ कोल्टा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, वो उस रिसेप्टर्स के नज़रिए से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर उस मैसेज को आगे ब्रेन तक कैरी करेगा थ्रू जो ऑडिटरी नर्व हैं या वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो हैं। अगर हम लोग एक शॉर्ट समरी जो ऑडिटरी सिस्टम या एयर की फिजियोलॉजी या उस हियरिंग के फंक्शंस की अगर हम लोग देख लें तो इसमें एयर के 3 बेसिक पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग विद दी आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर, जो कि 3 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक तो ये है कि वो साउंड हेयरिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। दूसरा ये है कि जो एयर हैं वो एक्सटर्नल के प्रेशर को आपके इंटरनल प्रेशर के साथ नॉर्मलाइज रखते हैं स्टेशियन ट्यूब के साथ जो कि मिडल एयर के साथ कनेक्टेड और फेरिंग्स के साथ। और तीसरा फंक्शन करिए कि हेड बैलेंसिंग या जो बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम है उसमें भी रोल प्ले करते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज़ द आउटर एयर, जिसमें पीना या ऑरिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सटर्नल हमें नज़र भी आ रहे होते हैं। और उसके बाद एयर कनाल्स होते हैं जहाँ पर एयर वैक्स भी प्रेजेंट होते हैं। और फिर हमारे पास मिडल एयर हैं जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम या कान के पर्दे से स्टार्ट होते हैं और फर्दर वो कैविटी पे एंड करते हैं। और इस कैविटी के अंदर ओसिकुलर या ओसिकल बोन्स प्रेजेंट होते हैं, 3 बोन्स प्रेजेंट होते हैं और वो वाइब्रेशन शो करते हैं, जिससे साउंड वेव्स वाइब्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर थर्ड हमारे पास इनर एयर आ जाता है जिसके अंदर जिसके अंदर सेंसरी जो रिसेप्टर्स हैं, जिसको फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑर्गन ऑफ कोल्टा कहते हैं वो कोक्लिया के अंदर प्रेजेंट है जो कि हेयरिंग में इन्वॉल्व होंगे। और दूसरा सेरोटोनिन या 5-HT के रिसेप्टर्स जो हैं वो वेस्टिबुलर रीजन में प्रेजेंट है जो कि बैलेंसिंग और एंड इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व होते हैं। और वो अगर डिस्टर्ब होते हैं, जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो अगर डिस्टर्ब होते हैं तो इससे फिर वॉमिटिंग इस तरह की चीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं या नोजिया टाइप स्टार्ट हो जाता है। और अक्सर ये हार्ट पे जाके ये डिस्टर्ब हो जाते हैं या हेड बैलेंसिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।